हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी शुरू करने से पहले हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस चैप्टर में यूज होने वाली हैं। सबसे पहले जो इस चैप्टर में यूज होता है वो होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। जैसे मान लो हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से r एक टाइम पे हम उसे सिलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो इनके सिलेक्ट करने के जो वेज बनेंगे उसे बोलेंगे NCR। ठीक है, जिसमें हम NCR को खोलने का तरीका हम जानते हैं, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो n फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। बाकी सब चीजें सेम है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको, तो इसका एग्जांपल है ये n फैक्टोरियल लिखा होगा। पहले कैमरा की उसमें रेंज में नहीं आ रहा था, मैं अभी देखा है। तो देखो, जो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन लगाने का है वो क्या है। मान लीजिए आपके पास कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड। देखो 10 तक की प्रोबेबिलिटी तो आप कर चुके हैं, उसी का ही हम थोड़ा थोड़ा पार्ट यूज कर रहे हैं। जैसे प्लेइंग कार्ड है, अब तक आपने प्लेइंग कार्ड में कौन सी प्रोबेबिलिटी की है कि एक कार्ड निकाला, तो 52 में से एक कार्ड निकालने का वे तो एक ही है, लेकिन उसकी आउटकम्स 52 बन जाते हैं पूरी की पूरी, है ना। लेकिन अगर कहा जाए कि 52 कार्ड्स हैं और 2 कार्ड निकाले गए, तो वो 2 कार्ड निकालने को हम यूज करेंगे 52C2। ठीक है, बाकी कैसे एक्सपेंड करते हैं ये तो आपको पता ही है। 52 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 2 फैक्टोरियल। 7 चैप्टर में आप कर ही चुके हैं वैसे तो, फिर भी मैं एक बार यहां बताता हूं। 52 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल। फिर इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो हमारे को नए तरीके से इसमें यूज करने को मिलेगा। एक हम सीख चुके हैं परमुटेशन, जिसे हम बोलते हैं अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स जो परमुटेशन होता है, अगर n में से r हमने अरेंज करने हैं तो उसका फॉर्मूला होगा NPR, और इसका फॉर्मूला बनता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर। और एक दूसरी तरह की अरेंजमेंट्स हमारे पास होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सर्कुलर परमुटेशंस या सर्कुलर अरेंजमेंट्स। देखो कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चंस अरेंज हो सकते हैं पेपर में। तो ये सर्कुलर परमुटेशंस होता है, वेज होते हैं किसी चीज को सर्कल में ऐसे अरेंज करना हो, 1 2 3 4 5, 5 चीजों को हमने सर्कल में अरेंज करने के वेज निकालने हैं। सर्कुलर मतलब अरेंजमेंट करनी हो, जैसे A B C और D और E, इन 5 चीजों को हमें अगर जो सर्कुलर अरेंजमेंट करनी हो तो उसके नंबर ऑफ वेज बनेंगे n माइनस वन फैक्टोरियल, यानी कि 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो थी अरेंजमेंट्स की बात। और ये जरूर नोट करना, कई बार क्या होता है कि हम एक्सरसाइज को पहले अंदर से देख लेते हैं तो उसके बाद लगता है यार कहीं यूज नहीं हो रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं तो इसे आप नोट करें क्योंकि बहुत काम की चीज है और बहुत जगह यूज होने वाली है। चलो कुछ टर्म्स से शुरू करते हैं हम प्रोबेबिलिटी की। देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर ना एक बात याद रखना, मेरा एक ही मानना है कि इसमें ना वर्किंग पार्ट है वो बहुत छोटा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पार्ट बहुत ज्यादा है। मतलब आपको एक क्वेश्चन करना है, उसके आपके डिसाइडेड है कि 5 मिनट में ही होना चाहिए, तो 5 मिनट में से 3.5 मिनट यानी कि लगभग 3.5 मिनट जो है वो क्वेश्चन को सोचने के हैं, वर्कआउट करने के हैं माइंड में। बाद में उसको लिखने में तो आपको सेकंड्स लगने हैं, बस थोड़े से सेकंड। इसलिए मेरी बात को पहले ही गौर कर लेना कि आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझनी है। और ये भी बता दूं कि आज की क्लास थोड़ी बोरिंग सी लगेगी ना, क्या यार थ्योरी लग रही है, लेकिन अगर आप इसमें डूब जाओगे, इसे समझने की कोशिश करोगे, तो आई एश्योर यू
ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 10th में जितना इंटरेस्टिंग लगता था ना प्लस वन में उससे भी ज्यादा है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे आउटकम की। एक वर्ड आता है आउटकम। ये आउटकम क्या है? जैसे मान लो मैंने कोई चीज उठाई, मतलब सिक्का ही है, सिक्का उछाला। सिक्का उछालने के बाद एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। तो हम माइंड में कहते हैं यार या हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये हेड आना और टेल आना, इसे बोलते हैं आउटकम। जैसे लूडो का गिटा था ना, डाइस, उसे उछालो तो हम कहते हैं ना या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। जो ये 1 आता है 1 या 2 आता है या 3 आता है, तो वो आउटकम है। ठीक है। आउटकम के बाद हमारे सामने ना एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। पीछे लिख दिया पहले ही रैंडम, क्योंकि मान लो थ्योरी का पार्ट होता है उसे लिखते जाओ तो फिर उसमें बंदा क्या देखे क्या ना देखे, मैंने पहले लिख लिया रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जब हो तो उसकी आउटकम्स एक से ज्यादा हो, आउटकम एक से ज्यादा हो, और हम ये 100% श्योर ना हो कि एक ये आउटकम आएगी। मतलब दोनों, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो सकती हैं, भी क्या पता कौन सी आउटकम आएगी। मतलब जिसमें कोई हम प्रिडिक्ट ना कर सके 100% कि ये आउटकम आएगी, तो ऐसा किया गया एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो एक बार हम इसके स्टेटमेंट से गो थ्रू लेते हैं। एन एक्सपेरिमेंट हैविंग मोर देन 1 आउटकम्स विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, जिसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा एडवांस में, उसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब बच्चों के मन में आ रहा होगा, जिन्होंने पहले कहीं कर लिया चैप्टर, तो सोच रहे होंगे इसकी क्या जरूरत है। भाई जरूरत है। अगर मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम लोग और मैथमेटिक्स में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन सब छोटी छोटी वर्डिंग्स की, जैसे फंक्शन करा था हमने या रिलेशन किया था, सब एक चीजों का एक इंपॉर्टेंस है, यहां भी है। तो पहले आप ये डेफिनेशन नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। अच्छा, एक्सपेरिमेंट में मैं आपको बताता हूं जैसे क्या क्या हो सकते हैं। ताश का फेंकना एक्सपेरिमेंट। अच्छा, 3 इडियट्स की फिल्म की याद आ गई है। जैसे ताश का फेंकना, बटन चलाना, कोई भी पंखा चलाने के लिए एक्सपेरिमेंट है। हाँ, लेकिन इसमें प्रिडिक्शन हो जाती है कि पंखा बंद होएगा कि नहीं होएगा, तो एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, उसे एक्सपेरिमेंट कहेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें प्रिडिक्ट ना कर सके कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। अब ताश में से एक पत्ता निकालना, ये तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। लूडो का गीटा फेंकना रैंडम एक्सपेरिमेंट है। किसी का बच्चा होना, मतलब अगर पता लगे कि इसका बच्चा होने वाला है, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बॉय होगा या गर्ल होगा, ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सोचने में अजीब लग रहा है लेकिन सच्चाई है। कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन को टॉस करना भी हम कह सकते हैं कि ये तो बात हमेशा ही चलती आई है, 10th में भी चलती आई है, 9th में भी चलती आई थी। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि अगर किसी बैग के अंदर अलग अलग तरह की बॉल्स हैं, रेड, कुछ ब्लू, कुछ व्हाइट, अगर हम उसे रैंडमली ही होगा एक बॉल उठाएं, तो कौन से कलर की आएगी? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो पहले आप इस डेफिनेशन को नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। अगली टर्म जो है ना, वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, लिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स। जितनी भी आउटकम्स आएंगी उसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, या लिस्ट कह दो या सेट कह दो, बात एक ही है। चलो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसको रब करके। सिर्फ क्योंकि पहली एक्सरसाइज हमारी है ही सैंपल स्पेस की, तो हम सिर्फ सैंपल स्पेस की बात करते हैं। और आज एक्सरसाइज भी हम सिर्फ सैंपल स्पेस की ही करेंगे। तो तैयार हो जाओ आज की एक्सरसाइज के साथ खेलने के लिए। सबसे पहले सैंपल स्पेस, यानी क्या होता है? लिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स। तो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ आपको ये ऑल आउटकम्स या सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, जैसे मान लो मैं एक कॉइन टॉस करता हूं, एक कॉइन टॉस करता हूं, तो मेरे पास आता है या तो हेड या फिर टेल। तो मैं अगर इसको सेट के रूप में लिख दूं तो हेड या
टेल। ये है सैंपल स्पेस जब एक कॉइन उछाला जाए। अगर मान लो दो कॉइन्स उछाले जाए तो हो सकता है पहले पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड आए। हो सकता है पहले कॉइन पे हेड, दूसरे पे टेल आए। हो सकता है पहले पे टेल, दूसरे पे हेड। हो सकता है पहले पे भी टेल, दूसरे पे भी टेल। ये हो गई 4 आउटकम्स और ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस। ऐसे ही 3 कॉइन्स की बात करें, देखो मैं 3 कॉइन्स पे हो सकता है कि मैं भी पजल हो जाऊं और आप भी पजल हो जाओ। हो सकता है तीनों हेड हो सकता है पहले 2 हेड तीसरा टेल, फिर हो सकता है पहला हेड दूसरा टेल तीसरा टेल तीसरा हेड। हो सकता है पहला हेड दोनों टेल, ओहो पहला टेल दोनों हेड। हो सकता है तीनों टेल, हो सकता है पहला टेल दूसरा हेड तीसरा टेल। ठीक है, हो सकता है हेड टेल टेल हो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, अभी एक पड़ा है टेल टेल हेड। ये 8 आउटकम्स हैं। ठीक है जी। अब बात आती है कि सर 4 कॉइन फेंकेंगे तो कितनी होंगी? मैंने तो काउंट कर ली ना। तो आपको भी तरीका बताता हूं और ये सैंपल स्पेस बनाने का एक शॉर्ट टेक्निक सिखाता हूं। देखो एक कॉइन की ये जो आउटकम्स है ना, ये दोनों आउटकम्स, इन दोनों को बोलते हैं एलिमेंट्री आउटकम्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री आउटकम्स। तो इसकी एलिमेंट्री आउटकम्स कितनी है? एलिमेंट्री आउटकम्स कितनी है? ऑब्वियसली 2 है। ठीक है जी। अगर मैं एक कॉइन को उछालता हूं एक बार, तो जो ये उछालने का तरीका है उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये हो गया 1, ये कितना भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना। तो सैंपल स्पेस की टोटल आउटकम्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स ऑफ ए सैंपल स्पेस इज, क्या एक फॉर्मूला है छोटा सा, एलिमेंट्री आउटकम की पावर n, यानी कि E है एलिमेंट्री आउटकम और n है नंबर ऑफ ट्रायल्स। मान लो 1 कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक कॉइन को एक बार उछाला गया तो 2 इसके आउटकम है, 1 इसकी टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? 2। अगर एक कॉइन को 2 टाइम्स उछाले, ठीक है, इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि 2 कॉइन्स को एक बार उछाले तो हम कहेंगे एलिमेंट्री आउटकम्स 2 और उछाला 2 बार गया तो 4। अगर एक कॉइन 3 टाइम्स उछाला जाए तो ये हो गया 2 की पावर 3 8। ऐसे 4 बार उछाला जाए तो एलिमेंट्री आउटकम 2, नंबर ऑफ ट्रायल्स 4, दैट इज इक्वल टू 16। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस का। ये सिंपल सा बात समझ आई? चलो अब हम इसका सैंपल स्पेस बनाना सीखते हैं, सिर्फ कॉइन का। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ये बड़ी काम की चीज है और सारी उम्र काम आनी है, हर एक फील्ड में काम आनी है। चलो एक बार डाइस वाला भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो एक डाइस है, जैसे लूडो का गीटा बोलते हैं, इसके आउटकम्स होती है 1 2 3 4 5 6। ये जो 1 2 3 4 5 6 इंडिविजुअल, हम इनको बोलते हैं एलिमेंट्री आउटकम्स। यानी कि अगर एक डाइस 1 टाइम उछाली जाए तो इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्री आउटकम्स कितनी है? 6। एक बार उछाला गया तो ये हो गया n इक्वल टू 1, तो 6 की पावर 1, 6 आउटकम्स होंगे आपके सामने। अगर एक डाइस को 2 बार उछाला जाए तो इसके आउटकम्स होंगे 6, 6 की पावर 2 36, तो इसके आउटकम्स होंगे 36। सिखाएंगे कैसे बनती है। और एक डाइस को अगर मैं 3 टाइम्स उछालू तो इसकी कितनी होगी? 6 की 3 216। इससे ज्यादा हमारे सिलेबस में आती नहीं है। ठीक है, ये भी नोट कर लो। फिर हम चलते हैं हमारी बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि जरूरी है। सबसे पहले हम करेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स कैसे बनाते हैं वो सिखा रहा हूं। मान लीजिए आप एक कॉइन को
एक कॉइन को एक बार उछालते हैं तो आप एक ट्री डायग्राम के हिसाब से इसकी 2 ब्रांचेस निकाल दो और लिख दो हेड एंड टेल। ठीक है, तो ये आ गया वन कॉइन वन टाइम सैंपल स्पेस एच टी। ठीक है जी, अब मैं थोड़ा सा कैमरा इधर कर देता हूं क्योंकि बहुत जरूरत होने वाली है इसकी। अगर एक कॉइन को 2 बार उछाला जाए तो इसकी सब ब्रांचेस निकाल दो और उनके नीचे लिख दो एच टी, फिर इसके नीचे भी लिख दो एच टी। ठीक है जी, अब यहां से शुरू करोगे, पहले एक डाउन लाइन खत्म करोगे। वन कॉइन 2 टाइम्स का सैंपल स्पेस कर रहे हैं हम, एच 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 टी, ये खत्म हो गया। फिर टी एच टी टी, ठीक है जी। अब आता है 1.3 टाइम। 1.3 टाइम्स को मैं लिखूंगा नीचे यहां पर, फिर से इसके नीचे एच और टी और ये एच और ये टी, यहां से एच, यहां से टी, यहां से एच और इसके नीचे टी। ठीक है, अब देखो एच एच एच, पहली आउटकम होगी एच एच एच, दूसरी आउटकम होगी एच एच टी, तीसरी आउटकम होगी एच टी एच, फिर होगी एच टी टी, एच वाले कंप्लीट होंगे। फिर यहां से शुरू करोगे टी एच एच, टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच और लास्ट में टी टी टी। ये 8 आउटकम्स। ठीक है, अब एडिशनली 4 के लिए एक एच इसके नीचे लगाओ, एक इसके नीचे टी लगाओ, इसके नीचे एच लगाओ, इसके नीचे टी लगाओ, इसके नीचे एच टी लगाओ और इसके नीचे भी एच और टी लगाओ। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। मैं इंतजार करूंगा आप इसके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि अगर एक कॉइन को 4 टाइम टॉस किया जाए तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। आप एच टी वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और मेरा क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, 17:17 और 20 सेकंड पर मैंने आपसे पूछा था, अब 17:37 हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या पूछा है कि 4 कॉइन या एक कॉइन को 4 बार टॉस करे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। अब हम बात करते हैं डाइस की, लूडो का गीटा। एक डाइस को अगर एक बार उछालेंगे तो उसके आउटकम्स क्या होंगी, 1 2 3 4, फिर 5 और फिर 6। थोड़ा सा गैप दे देते हैं। अगर 2 बार उछालेंगे तो इस 1 के नीचे फिर से लिख दो 1 2 3 4 5 6। 2 बार इसके नीचे 1 2 3 4 5 6। 3 के नीचे भी ऐसे 1 2 3 4 5 6। ऐसे 4 के नीचे थोड़ा छोटा छोटा आ रहा है 1 2 3 4 5 6। फिर 5 के नीचे भी ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 6। ऐसे 6 के नीचे भी 1 2 3 4 5 और ये 6। जैसा मैंने आपको बताया था इसके टोटल आउटकम्स कितनी बनती है। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स के लिए फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने, e की पावर n। e कितना है इसकी एलिमेंट्री आउटकम 6, 2 बार उछाल रहे हैं 36। और इसका अगर हम सैंपल स्पेस बनाएंगे तो क्या बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब बारी आई 2 1 2 2 2 3 अप टू 2 6। ठीक है, फिर 3 1 3 2 अप टू 3 6। ऐसे 4 1 4 2 एंड अप टू 4 6। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6। ठीक है, ये रह गई हमारी डाइस का सैंपल स्पेस। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो हमारी 16.1 है
उसमें पहला क्वेश्चन है ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार उछाला गया तो उसका सैंपल स्पेस बनाओ, बता चुके हैं। फिर वो कहता है ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, ये भी कराया। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, ये भी करवा दिया आपको, मैंने क्वेश्चन भी लिया है। फिर वो कहता है अ कॉइन इज टॉस्ड एंड ए डाई इज थ्रोन, एक कॉइन टॉस किया गया और एक डाई थ्रो की गई। पहले कॉइन टॉस करेंगे तो कॉइन टॉस करने के बाद क्या हुआ, हेड और टेल। फिर डाई थ्रो की गई तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ठीक है। ये 1 फिर 2 फिर 3 ये 4 ये 5 और ये 6। ट्री डायग्राम बड़ी हेल्पफुल चीज है। मान लो एक कॉइन उछालते हैं तो हेड टेल आएगा, या हेड आएगा टेल आएगा। साथ ही मैंने डाइस भी फेंक दी तो डाइस में क्या आएगा, या 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 या 6, यानी कि हेड आए तो हेड के साथ हो सकता है 1 आए। तो मैं इसका सैंपल स्पेस बता देता हूं और लिखना भी ऐसी है, हेड आया तो हो सकता है 1 आ जाए, H1 H2 H3 H4 H5, हेड के साथ 5 भी आ सकता है, हेड के साथ 6 भी आ सकता है। अगर मान लो हो सकता है पहला टॉस में कॉइन आए तो कॉइन के साथ टेल आए तो टेल 1 भी हो सकता है, टेल 2 भी हो सकता है, टेल 3 भी हो सकता है, टेल के साथ 4 भी हो सकता है, टेल के साथ 5 भी हो सकता है और टेल के साथ 6 भी हो सकता है ना। अगर इस बात को समझने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो ना, देखो ट्री डायग्राम तो फटाफट बनवा देता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली बात को समझे तो आप एक काम करना, एक बार सिर्फ एक बार एक कॉइन और एक हेड को एक कॉइन और एक डाइस को फेंक देना, ऐसे कॉइन को उछाल देना और कैसे फेंक देना, तो आप देखोगे एक हेड आ रहा है और दूसरे से हो सकता है 2 आ रहा है ना। लेकिन पॉसिबल आउटकम्स में तो सारे काम करते ना, भी हो सकता है हेड के साथ 2 आ जाए, हो सकता है हेड के साथ 1 आ जाए, हो सकता है हेड के साथ 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए। ऐसी टेल आए तो टेल के साथ भी कुछ भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स इसमें बन रही है 12। जल्दी से नोट करो, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि जब चैप्टर आप करें तो एनसीईआरटी की बुक अपने हाथ में रखें, ठीक है, क्योंकि मैं सारी स्टेटमेंट बोर्ड पर नहीं लिखता हूं, सीधा सोल्यूशन करता हूं, तो उसमें मजा सा नहीं आता। पॉज कर दिया करें जैसे क्वेश्चन पूरा हो और फिर स्टेटमेंट में साथ पढ़ा करें। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन ए डाई इज रोल्ड, एक कॉइन टॉस किया जाता है उसके बाद डाई रोल की जाती है। ओनली इन केस ए हेड इज शोन ऑन द कॉइन, मतलब सिर्फ और सिर्फ तब अगर हेड आए तो, यानी कि एक कॉइन पहले उछाला, एक कॉइन उछाला, कॉइन उछालते या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कहते हैं अगर हेड आया तो डाइस फेंकी जाती है, तो हेड के नीचे ये बन जाएगा हमारे पास, और इसका जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा टेल आने के बाद तो रोक ही देता है वो, ये बनेगा H1 H2 H3 H4 H5 H6 और टेल अकेला तन्हा तन्हा, ठीक है। चलो नोट कर लो, इसके बाद हम करते हैं छठा क्वेश्चन 6। देखो 6th क्वेश्चन में स्टेटमेंट जो है 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम X एंड 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स इन रूम Y, ठीक है। कहते 2 रूम्स हैं, एक रूम है X जिसमें 2 बॉयज और 2 गर्ल्स है, मैं वैसे ही लिख रहा हूं यहां पे 2 बॉयज और 2 गर्ल्स, ठीक है। और एक रूम है Y जिसमें है 1 बॉय और 3 गर्ल्स हैं। यहां तक क्वेश्चन है। अगर मान लो मैं इसको लिखूं तो X के हिसाब से अगर X में 2 बॉयज बैठे हैं तो वो हो गया B1, मैं ऐसे नहीं करता, ऐसे 4 बच्चे उठाता हूं, B1 B2 G1 गर्ल 1 और G2, ये हो गया। ऐसे रूम Y में एक बॉय है, देखो 2 बॉयज के लिए मैंने नाम दे दी तो यहां नेम देता हूं B3, और 3 गर्ल्स हैं, गर्ल 1 2 तो हो गई, गर्ल 3 गर्ल 4 और गर्ल 5। फिर वो कहता है, क्या कह रहा है कि स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए रूम इज सिलेक्टेड, पहले एक रूम सिलेक्ट करता है फिर एक पर्सन। अगर देखो अगर वो रूम सिलेक्ट करता है X तो X के साथ उसके आउटकम जुड़ती हैं B1 X B2 X G1 X G2। ऐसे Y B3, Y के साथ Y रूम से B3, Y रूम से G3, Y रूम से G4 और Y रूम से G5, है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन,
बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, 7th क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से है, उसमें बॉयगल दे रखा है, इसमें 2 अलग अलग कलर की डाइस दे रखी हैं। ठीक है, और ऐसे ही 8th क्वेश्चन भी है, 9th भी लगभग सेम ही है। चलो अब मैं आपको ना एक्सरसाइज करने के लिए कहूंगा, क्योंकि कंसेप्ट तो सेम है। आप ट्राई करें और जैसे ही आपका सब हो जाए, आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। लेकिन इसका सेकंड पार्ट एक जरूर बनाऊंगा मैं, जिसमें और अदर क्वेश्चंस होंगे, वो रिवर्स ऑर्डर में चलाएंगे, यानी कि पहले 16 फिर 15 फिर 14, जितने हाफ एन आवर में बन जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।